आग्रह है मंच के दोनों तरफ क्रमशः माँ भारती, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती, गुरु श्री गोरखनाथ, राष्ट्र संत ब्रह्मलिंग महंत अवैधनाथ जी महाराज, युग पुरुष ब्रह्मलिंग दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं वीर शिरोमणि हिंदुआ सूरी महाराणा प्रताप के चित्रों पर पुष्पांजलि कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। पुष्पांजलि के इस कार्यक्रम के पश्चात आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह है कि अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु सरस्वती वंदना एवं श्रद्धांजलि गीत हेतु महाविद्यालय की छात्राएं।
धन्यवाद। माननीय मंचस्थ अतिथि महोदय, आदरणीय कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, विद्वजन एवं प्रिय विद्यार्थीगण, हम सभी निश्चित ही सौभाग्यशाली हैं कि राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की पुण्य स्मृति में आयोजित इस 7 दिवसीय व्याख्यान माला के 7वें दिवस अर्थात इस समापन समारोह में सम्मिलित होने का हमें अवसर मिला है। महंत अवैधनाथ जी महाराज केवल गोरक्ष पीठाधीश्वर ही नहीं बल्कि एक राष्ट्र संत, तपस्वी, समाज सुधारक एवं अद्वितीय शिक्षाविद थे। उन्होंने अध्यात्म, शिक्षा, राष्ट्रवाद और समाज सेवा को जीवन का आधार बनाया। राजनीति के क्षेत्र में भी वे जन सेवा के आदर्श रूप को प्रतिष्ठित हुए। आज का यह समापन समारोह केवल एक औपचारिकता नहीं है बल्कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को स्मरण करके उनसे प्रेरणा लेने का अवसर है। इसी भावना के साथ मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए आदरणीय अतिथि महोदय एवं सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्री रणविजय सिंह जी। आपका जन्म तत्कालीन फैजाबाद, वर्तमान में अम्बेडकर नगर जनपद में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा अयोध्या और जौनपुर जनपद में पूर्ण हुई। गोरखपुर विश्वविद्यालय से 1976 में भूगोल विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद उसी वर्ष अंबिका प्रताप नारायण महाविद्यालय बस्ती में व्याख्याता के पद पर नियुक्त हुए। आपने 6 वर्षों तक वहां पर अध्यापन का कार्य किया। 1982 में आपका चयन IAS की एलाइड सेवा में हो गया, जिसमें आपको रेल सेवा आवंटित हुई। प्रशिक्षण के बाद दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा में सेवा लेने के बाद 1991 में आपका आगमन गोरखपुर हुआ। यहाँ मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक तथा मुख्य परिचालन प्रबंधक जैसे रेलवे के महत्वपूर्ण पदों पर आपने अपनी सेवाएं दी। अपने दायित्व के साथ साथ मुख्य राजभाषा अधिकारी, अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ, अध्यक्ष प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ के दायित्वों का भी आपने कुशल निर्वहन किया। 2001 के प्रयागराज पूर्ण कुंभ में पूर्वोत्तर रेलवे के मेलाधिकारी के दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन आपके द्वारा किया गया। प्रशासनिक सेवा में रहते हुए आपकी रुचि अकादमिक क्षेत्र में बनी रही। आप साहित्य प्रेमी रहे हैं। आपकी कुछ प्रमुख साहित्यिक कृतियां शिखंडी का जयघोष, आत्ममुग्ध, सरकार बनाने के अचूक नुस्खे, बातन हाथी पाइये, पन्ही कुंभन दास की, पाखंडी भारतीय आदि हैं। आपको विभिन्न पुरस्कारों एवं सम्मानों से नवाजा गया है, जैसे साहित्य शिखंडी का जयघोष पर सर्जना सम्मान, आत्ममुग्ध पर हरशंकर परसाई सम्मान, बातन हाथी पाइये पर प्रेमचंद सम्मान, संपूर्ण साहित्य अवदान पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार का पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी सम्मान, काशी विद्वत परिषद का विद्वत भूषण सम्मान इत्यादि। ऐसे कुशल प्रशासक, साहित्यकार एवं विद्वान को हम सभी अपने बीच पाकर आनंदित हैं, गौरवान्वित हैं। मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भूगोल विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार चौधरी सर से निवेदन करता हूं कि आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह एवं महाविद्यालय प्रकाशन भेंट कर उनका स्वागत एवं सम्मान करने की कृपा करें। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में स्वागत, प्रतिवेदन एवं आभार हेतु कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार चौधरी सर को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद निर्देश। सभागार में उपस्थित सभी को सादर नमन। 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करने वाले महान मनीषी युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज, जिनके कर कमलों के द्वारा इस महाविद्यालय की नींव पड़ी, मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से आप दोनों की पावन स्मृति में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आप सभी लोगों को विदित है
व्याख्यानमाला प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है। इस वर्ष 20 अगस्त से 26 अगस्त तक यह आयोजित है। आज हम लोग इसके अंतिम पड़ाव पर हैं और आज हमारे बीच एक ऐसे मनीषी का आगमन हुआ है जो शिक्षाविद हैं और विभिन्न प्रशासनिक पदों को सुशोभित कर चुके हैं रेलवे विभाग, और साथ ही साथ इस समाज, देश काल और परिस्थिति के मर्म को समझते हुए और अपनी रचनाओं से भारत के समाज को, या हमें कहें वर्तमान समाज को, एक दिशा देने वाले आज के मुख्य अतिथि महोदय का मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूँ। साथ ही कार्यक्रम को गति प्रदान करने वाले श्री अंकेश जी, सभागार में उपस्थित सम आदरणीय शिक्षक बंधु, प्रिय विद्यार्थी, व्याख्यानमाला का शुभारंभ 20 अगस्त 2025 को हुआ। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आयुष NETP कोलैबोरेशन तकनीकी समूह के सदस्य प्रोफेसर GS तोमर जी मौजूद थे। उनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ भारतीय ज्ञान परंपरा एवं आयुर्वेद पर। और व्याख्यानमाला के दूसरे दिन गोरखपुर विश्वविद्यालय के रक्षा एवं अध्ययन विभाग के प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा का भारतीय ज्ञान परंपरा एवं रणनीतिक संस्कृत विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तीसरे दिन 22 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य प्रोफेसर KV राजू जी का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश पर प्राप्त हुआ। 23 अगस्त को लखनऊ में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के पद को सुशोभित कर रहे डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्र जी का पाथेय में प्राप्त हुआ। उनका उद्बोधन और मार्गदर्शन हम सभी को भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर प्राप्त हुआ। और पंचम दिवस पर बेलचुर IIT के रसायन शास्त्र विभाग के आचार्य डॉक्टर V रामनाथन जी का रस शास्त्र विषय पर व्याख्यान हम लोगों का मार्गदर्शन हुआ। और कल भारतीय ज्ञान परंपरा एवं योग विषय पर डॉक्टर बलवान सिंह जी का मार्गदर्शन और उद्बोधन प्राप्त हुआ हम सभी को। हम सभी उसी क्रम में आज व्याख्यानमाला के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और हमें आज एक ऐसे मनीषी का मार्गदर्शन प्राप्त होने जा रहा है जो आपने देखा शिक्षक भी हैं, प्रशासक भी हैं और हमारी गलतियों को हमको बताकर आईना दिखाने वाले, चलने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले महान विभूत हमारा मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हैं। हम पुनः एक बार उनका महाविद्यालय परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए उनके प्रति हृदय से आभारी हैं
कि आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है और आगामी भविष्य में भी आप हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, जैसा कि आप हमारी इच्छा के अनुरूप पूर्व में मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। हम सभी पुनः आपको पाकर आह्लादित हैं, गौरवान्वित हैं और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्कंठित हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बोध गीत हेतु महाविद्यालय की छात्राओं को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद कल्पना। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बिना किसी और औपचारिकता के मैं मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद राकेश जी। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष छोटे भाई डॉक्टर विजय कुमार चौधरी जी, हरदेव सिंह, सुबोध जी, स्वामी जी, अन्य आचार्यगण और यहाँ विद्या ग्रहण करने वाले विद्यार्थी, महिला पुरुष दोनों का एक कहानी से मैं अपनी बात शुरू कर दूंगा, इसलिए अभी यहाँ हूँ, थोड़ी देर बाद वहाँ जाऊँगा। कुछ लोग कुछ चरवाहे एक जंगल में गाय भैंस चरा रहे थे। एक टीला था, उस टीले पर एक चरवाहा जब जाकर बैठता था तो किसी भी विवाद के न्याय की बात को तुरंत सुना देता था। किसी भी विवाद में तुरंत सटीक न्याय को सुनाता। लोगों को
बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये चरवाहा और न्याय शास्त्र का इतना बड़ा ज्ञाता कैसे हो जाता है। तो उस टीले की खुदाई, तो टीले की खुदाई के बाद क्या मिला ये सब आप लोगों को मालूम है। एक सिंहासन मिला जो भारत के सबसे बड़े न्यायी राजा का सिंहासन था, विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य का सिंहासन था, उसमें 32 पुत्रियां थी। तो सिंहासन पर किसी की कहानियां आपको पता है। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि वो उस सिंहासन उस स्थान का प्रभाव था। एक चरवाहा भी बहुत बड़ा न्यायशास्त्री हुआ। उसी तरह से मैं कोई विद्वान नहीं हूँ और न ही मुझे भारतीय न्याय परंपरा के बारे में बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी जब जगत दूसर के महाराणा प्रताप विद्यालय में आ जाता है तो ज्ञानी हो जाता है। बिल्कुल विक्रमादित्य के सिंहासन के चरवाहे जैसा, चाहे वो बलवान ही क्यों हो, बलवान ही क्यों हो। तो थोड़ी बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत ज्ञान मुझमें भी आ गया हो। तो जो मुझमें आपके इस स्थान के कारण ज्ञान आया है, उस ज्ञान को आवश्यक है कि मैं आप लोगों के साथ साझा करूं, इसलिए मैं यहाँ था। अब मैं यहाँ से वहाँ जाऊंगा और छात्र प्रताप सिंह जी से अनुरोध है कि वो कृपया टीवी चालू करें, हमारा कार्यक्रम इसे शुरू हो जाए, शुरू किया जाए। धन्यवाद। ये तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा, गणित और खगोल शास्त्र। श्री का तो जानता नहीं, रणविजय सिंह में। हाँ, मैं मुखातिब जो हूँ वो रणविजय सिंह हूँ, श्री पता नहीं कौन है। आगे चला जाए, देखिए मनुष्य का विकास आज से तकरीबन 6,500 करोड़ पहले, 6.5 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य विकसित होता रहा और आज जो मनुष्य है उसे होमो सैपियन कहते हैं। और होमो सैपियन तक पहुंचने में उसे तकरीबन इतने ही वर्ष लग गए और इस अवस्था में पहुंचने में जो वर्तमान स्थिति है, यहाँ तक पहुंचने में वो आज से केवल 70,000 वर्ष पहले पहुंचा इस अवस्था। पृथ्वी विषम परिस्थितियों से, जलवायु परिस्थितियां, उसकी जलवायु, हर जगह की जलवायु अलग अलग है, हर जगह की परिस्थितियां अलग अलग, तापमान अलग अलग है। तो मैं ये कह रहा था कि आज से 70,000 वर्ष पहले मनुष्य होमो सैपियन में परिवर्तित। जहां तक पृथ्वी की बात, उसकी जलवायु भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरह से। आपने कविता पढ़ी होगी, विश्वत रेखा तट का वासी जो जीता है नित हाँ कहाँ, वो भी अपने मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर है। तो विश्वत रेखा पर तापमान अधिक रहता है, आर्द्रता अधिक रहती है
ध्रुव का वासी कैसा, वो हमेशा अंधेरा रहता है 6 महीने और तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। वहां भी प्रतिकूल परिस्थितियों में केवल मनुष्य ऐसा जीव है, पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ऐसा जीव है जो हर जगह पाया जाता है, विश्व रेखा पर भी पाया जाता है, ऊपर भी पाया जाता है। वरना जितने भी अन्य जीव जंतु, स्थावर जंगम जो कुछ है, वह एक विशिष्ट क्षेत्र में ही सिमट, जहां की जलवायु उसके अनुकूल होती है, वहीं वो पाया जाता है। तो मनुष्य क्यों पाया जाता है? क्योंकि मनुष्य में अनुकूलन की प्रवृत्ति होती है, और केवल अनुकूलन की प्रवृत्ति नहीं होती है, बल्कि वो अपनी परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए तमाम साधन जुटाता है, और उन साधनों के आविष्कार के लिए उसको ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान इसलिए भी आवश्यक है कि मनुष्य हर जगह रह सके, इसलिए ज्ञान आवश्यक है। तो उस ज्ञान से वो विज्ञान तक पहुंचता है, और उस विज्ञान से वो फिर ऐसी चीजें ढूंढ निकालता है, कपड़े ढूंढ निकालता है, एयर कंडीशनर है, कहीं भी एक देश की स्थिति बनी रही, पंखे हैं, पंखा चल रहा, हम लोग बैठे हैं, नहीं तो नहीं बैठ सकते। ये सब विज्ञान की देन है। तो ये जो ज्ञान और विज्ञान है, ये मनुष्य अपने अनुकूलन के लिए उसका उपयोग करता है। ज्ञान की परंपरा की कम से कम 2 धाराएं होती हैं। एक तो विज्ञान की धारा है, जो उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति है, शरीर दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसके अनुकूलन। दूसरी स्थिति होती है दार्शनिक स्थिति। शरीर के अलावा मनुष्य के पास मस्तिष्क भी होता है, और इसी मस्तिष्क के कारण वो अपनी ज्ञान में वृद्धि करता है, अपना ज्ञान बढ़ाता है, और उसी ज्ञान से वो फिर आविष्कार करता है वैज्ञानिक चीजों का, वस्तुओं का संयोजन, जिससे कि वो कहीं भी रह सके, सुविधा पूरा अपनी सुविधाएं बढ़ा। लेकिन मानसिक भोजन उसे दर्शन की आवश्यकता है, सोचने के साहित्य की आवश्यकता। आप जब पढ़ते हैं साहित्य, तो वो आपका न केवल देश काल के बारे में आपको बताता है, इतिहास और संस्कृति के बारे में बताता है, बल्कि आपको एक मानसिक खुराक भी देता है, और आपकी सोचने की क्षमता में वृद्धि। तो ये दर्शन और विज्ञान, ये दोनों आवश्यक है मनुष्य के ज्ञान परंपरा के विकास है। और ये चतुष्पद से, होमो सेपियंस का मूल स्थान से विस्थापन, ये हमने सब कवर कर दिया। सबसे पहले मनुष्य में भाषा का आवश्यकता है, भाषा संप्रेषण के लिए आवश्यक है, एक दूसरे की बात समझने के लिए आवश्यक है। बाइबल में एक कथा आती है, जिसमें ये है कि मनुष्यों ने सोचा कि एक ही स्थान पर और एक ही स्थान पर रहने के लिए एक जगह उन्हें घर बनाना था। उन्होंने सोचा कि घर ऐसा बनाए जो पृथ्वी से स्वर्ग तक रहे। तो एक बाबेल स्थान है, उस स्थान पर इन्होंने घर बनाना शुरू किया। तो घर जब बनाने लगे तो देवताओं को लगा, ईश्वर को लगा, ये तो किसी तरह से हम तक पहुंच जाएंगे। तो जैसा कि हमारे यहाँ
दर्शन में है, हमारे धर्मशास्त्रों में है कि देवता बड़े ईर्ष्यालु होते हैं। इंद्र को लगता है कि हमारा राज्य ले लेगा तो किसी भी व्यक्ति के तपस्या में बाधा डालेंगे या शक्ति छीन करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा ही सारे जब का हो, चाहे ग्रीक माइथोलॉजी हो, चाहे बेबीलोनियन माइथोलॉजी हो, चाहे रोमन माइथोलॉजी हो, किसी भी धर्मशास्त्र में इसी तरह की कथाएं हैं। तो ईश्वर को जब लगा ये तो मनुष्य हमारे तक पहुंच जाएगा, हमारे बराबर हो जाएगा, तो उसने क्या किया, उसने तेज वो बारिश लाई और तेज बारिश के साथ ही बिजली चमकाई जिसे टावर ऑफ बैबल वो नष्ट हो गया। और उसने लोगों को ये श्राप दिया कि आगे तुम्हारी भाषा तुम इसलिए ये सब काम कर रहे थे कि तुम एक दूसरे की भाषा समझते थे, एक दूसरे की कमांड समझते थे, इसलिए ये काम कर रहे थे, लोगों को आदेश देते थे, लोग काम करते थे। अब सारे लोगों की भाषाएं अलग अलग हो जाए, इसीलिए पूरी दुनिया में भाषाएं अलग अलग पाई जाती है बाइबल के अनुसार। तो 400 से अधिक ऐसी भाषाएं हैं जिनको कम से कम 50,000 या उससे ज्यादा लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले जो जरूरत हुई मनुष्य को, वो आवश्यकता हुई ऐसी चीजों के, ऐसी चीज के विकास के लिए जिससे वो अपने लिए सुविधा ले, अपने लिए कपड़े जुटा सके, अपने लिए यंत्र जुटा सके, अपनी कृषि के लिए। उसे रोटी, कपड़ा और मकान, यही 3 मूलभूत आवश्यकता है। तो रोटी के लिए उसे कृषि करनी थी, कपड़े के लिए उसे पहले तो चमड़े को पहने, उसमें पीछों की छाल पहनी, फिर उसके बाद कपास आदि से या ऊन से वस्त्र बनाना शुरू किया। और मकान तो ठीक है, मकान तो कहीं भी रह लेता था, धीरे धीरे बाद में उसने मकानों का निर्माण भी सीखा। इस सब के लिए उसे जरूरत थी विज्ञान। और आप जानते हैं कि विज्ञान का मूल है वो क्या है? गणित। विज्ञान के मूल में गणित। तो सबसे पहले जो विकसित हुआ, मनुष्यों ने विकसित किया, वो है गणना। उसको हर चीज की गणना करनी, हर चीज गिनना था। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये तो गिनना था। तो इस गणना में अंक की खोज सबसे पहले आज भी रोमन जो अंक हैं, रोमन अंक नहीं, वो उनकी वर्णमाला थी। आपको सी जिनपिंग वाला वो मालूम है ना, उसकी कहानी? सी जिनपिंग को जानते हैं ना, चीन के राष्ट्रपति, आजीवन राष्ट्रपति, तीसरा टर्म चल रहा, आजीवन रहेंगे। तो एक चैनल के, हमारे दूरदर्शन के चैनल को सी कैसे लिखा जाता है? यस और उसके बाद आई। तो उसने ये रोमन, उसमें अगर नंबर्स में किया जाए, रोमन गणना के अनुसार उसका क्या होगा? ये 10 होता है यस, और उसके बाद एक लगाया कितना हो गया? 11। तो उसने पढ़ा 11 जिनपिंग, सी जिनपिंग को उन्होंने 11 जिनपिंग पढ़ा जब आए हुए थे आज से 5 साल पहले। सी जिनपिंग 10 साल पहले, तो उनको ये अलग चीज है, उनको बाद में हटा दिया गया। लेकिन ये क्योंकि उसने रोमन न्यूमरल्स का किया, तो अपना सी जिनपिंग। उसी तरह से दूसरी एक बहुत पुरानी रोमन सभ्यता तो बहुत नई है, भारतीय सभ्यता और सभ्यता और विश्व की सभ्यता की अपेक्षा। लेकिन भारत के समकालीन जो सभ्यता है, उस सभ्यता का नाम है बेबीलोनियन सभ्यता।
बेबीलोनियन सभ्यता, अकट्टियन सभ्यता। बेबीलोनियन किसी का अगर आप लोगों ने वो कमलेश्वर का उपन्यास पढ़ा हो, कितने पाकिस्तान, तो कितने पाकिस्तान की रचना में उन्होंने अकट्टियन और बेबीलोनियन सभ्यता से उठा करके तमाम वो 10 का 10 डाल दिए। जिन लोगों को नहीं पता था उन्होंने समझा कि तो बहुत बड़ी बात कह दी और उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया। तो बेबीलोनियन सभ्यता में भी 100 तक का अंक नहीं होता। कहाँ कितने तक का अंक होता था? 60 तक का। 60 तक का ही बेबीलोनियन सभ्यता में होता था। तो हमारे यहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि 1 से 9 तक का न्यूमरल हुआ और फिर शून्य के मान के हिसाब से, शून्य 9 के बाद तो सब शून्य ही है, न्यूमरल तो 1 से 9 ही है, उससे अधिक तो कोई न्यूमरल है नहीं। तो न्यूमरल 1 से 9 पर, उसके बाद शून्य लगाते गए। हमारे यहाँ 17 शून्य तक के अंक हैं। उन अंकों को अंत्य कहा जाता है। करोड़ भी है, 10 भी है, कहा जाता है। लोग कहते हैं कि भारत में तो शून्य था ही नहीं। शून्य का जो उल्लेख ऋग्वेद में भी है। ऋग्वेद में खाली एक लड़ाई का जिक्र मिलता है, वो लड़ाई है 10 रात की, 10 राजाओं की लड़ाई। विश्वामित्र और वशिष्ठ, इन दोनों ये 2 धर्मगुरु थे। विश्वामित्र के साथ 9 राजा थे। विश्वामित्र का ये कहना था कि सारे मनुष्य समान हैं, इसलिए राजसभा में हर वर्ग के, हर वर्ण के प्रतिनिधि होने चाहिए। वशिष्ठ का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं, कुछ विशेष वर्ण के लोगों को ही राजसभा में होना चाहिए। तो इसको लेकर के लड़ाई हो गई। वशिष्ठ के जो साथ थे, उनका नाम था, उस कबीले का नाम, उस वर्ग का नाम था भरत। उन्हीं सबों के नाम पर भारत देश पड़ा है नाम। वो दुष्यंत के पुत्र भरत वाले बात के। तो भरत के लोग एक तरफ और बाकी 9 राजा को वगैरह ये सब 9 एक तरफ। और झेलम नदी के किनारे, वितस्ता नदी के किनारे इन लोगों की सेनाओं का पड़ाव था। ये लोग दूर थे भरत, और ये 9 राजा जो नजदीक थे वितस्ता के। वितस्ता में का एक बाढ़ आ गई और ये 9 राजाओं की आधी सेना बह गई। और वही भरत लोग वहाँ विजयी हुए बगैर लड़ाई के हुए। उसी कुल में फिर काशी के उदास के आते हैं, जो कि भारत सम्राट है। इसीलिए भारत का नाम भरत से भारत। तो मैं ये कह रहा था कि गणना और गणित का जो भारत की परंपरा में कम से कम 5000 वर्ष पुराने उल्लेख, आज जो कुछ हम देख रहे हैं देश में, जो कुछ ज्ञान परंपरा के स्रोत हमें उपलब्ध हो रहे हैं, या ज्ञान परंपरा में जो कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है, वह वस्तुतः अगर हमें तो वो अवशेष। टाइटन का नाम सुना है? टाइटैनिक का नाम सुना है ना? टाइटैनिक का नाम तो सभी सुना होगा, फिल्म थी। तो टाइटैनिक एक ऐसी जहाज थी जो इतनी मजबूत बनाई गई थी कि कहा जाता था कि ये डूब ही नहीं सकती। हाँ, ये डूब ही नहीं सकती है। इसी तरह के एक और जहाज थी, प्रिंस ऑफ वेल्स, दोनों जहाजें थी। तो टाइटैनिक पहली ही यात्रा में डूब गई। और क्यों डूबी? आइसबर्ग से टकरा गई।
तो आइसबर्ग का 9 हिस्सा, क्योंकि डेंसिटी जो है, जब पानी बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, इसलिए उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व कम हो जाता है। तो 0.9 उसका घनत्व होता है, तो 9 हिस्सा पानी नीचे होता है, 1 हिस्सा पानी ऊपर होता है। तो टाइटैनिक को दिखा नहीं आइसबर्ग पड़ा, और टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। तो जो आज हमें प्रमाण मिलते हैं हमारी ज्ञान परंपरा के, वो भी आइसबर्ग ही बहुत कम। क्योंकि भारत में जो सबसे पहले विदेशी आक्रमण हुआ वो 535 ईसा पूर्व में हुआ। दारियस प्रथम ने पहला ईरान के बादशाह थे, दारियस प्रथम, उन्होंने आक्रमण किया। उसके बाद शकों ने आक्रमण किया, हूणों ने आक्रमण किया, कुषाण लोग बीच में आते। कुषाण भी क्योंकि शक ही थे, इसलिए मैं कुषाणों का नाम नहीं लेता। ये सब ऐसे थे। फिर अरबों का आक्रमण हुआ, मुगलों का। तो मुगल मूलतः क्या थे? मुगल मूलतः तो ये क्या थे? अल्पाइन लोग। तो मुगलों का आक्रमण हुआ, अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, तो बाकी सब के आक्रमण तो ठीक है, लेकिन अरबों से जो है ये भारतीय ज्ञान परंपरा को मिलाया करना। बंदर जानते हैं ना, बंदर अपना घर नहीं बनाता, इसीलिए दूसरे का घर तोड़ता है। तो जिसके पास अपना ज्ञान नहीं होता है उसे दूसरे का ज्ञान अच्छा नहीं लगता। अंग्रेजों की बात अलग थी, अंग्रेजों ने हमारी ज्ञान परंपरा का सम्मान किया, और उन्हीं की देन है सिंधु घाटी की सभ्यता हो या अन्य तमाम चीजें हैं, राखी बनी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब उन्होंने। और उन्होंने ये साबित किया कि भारत की सभ्यता मिस्र से भी पुरानी है। इकबाल लिखते हैं यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए यहाँ से। यूनान, मिस्र और रोम, चीन, ये सभ्यताएं मिट गई। हमारा नामो निशान बाकी है। कुछ वहां बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं, हमारी दुश्मन रहा है हरदम दौरे जहां हमारा। पूरे दुश्मन 535 ईसा पूर्व, 2500 साल से ऊपर हो गया, हम पर आक्रमण होते रहते, हमारी ज्ञान परंपरा को विनष्ट किया जाता है। जब मान लो आगे प्राचीन काल जो ज्ञान परंपरा है उसकी जानकारी तो पहले तो हमारी ज्ञान परंपरा जो हो उसकी जानकारी के स्रोत क्या है, हम यही कहानी कहते रहे कि कोई स्रोत नहीं है जिससे साबित हो कि वाकई हम ज्ञानी थे, हमारे यहाँ ज्ञान की कोई बातें थी, चाहे वो धर्म हो, दर्शन हो या विज्ञान हो। तो तरह से एक लिखित है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, आरण्यक है तथा अन्य। एक्चुअली अभी तो वेद की बात मैंने किया। वेदों में जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में खासतौर से यजुर्वेद में 2 तरह के वो है, 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में सामान्यतः या तो है गणित की तमाम स्थूल सूत्र में आती है। पुराणों ने थोड़ा ज्ञान परंपरा क्या उसमें कुछ ऐसी मिलावट लगाती कि हर चीज हमें लगता है कि बस ये तो अतिशयोक्ति। पुराणों में क्योंकि जिसका मन चाहा वही बैठ के उसने पुराण लिख दिया। जो आखिरी पुराण है आज से 300-350 साल पहले लिखा गया गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण की रचना आज से 300-350 साल पहले। शिलालोक गुफाएं, अच्छा आत्म कर्म भारत में जैसे 2000 साल पुराना तो महावीर का स्तंभ नहीं है,
करीब 1800 साल से ऊपर हो गया, अभी तक उसमें जंग नहीं लगा। तो जो स्टील बनाया जाने लगा 17वीं 18वीं शताब्दी में, जो उस स्टील और ऐसी स्टील बनती कैसे तेज और आयरन ओर को मिला करके कुछ और चूना पत्थर होता तो स्टील बनती है। तो हमारे पास तब ज्ञान था और इस तरह के स्टील हम बनाते थे जो कि कभी जिसमें जंग न लगे। दूसरा ये जस्ता होता है, जस्ता सबसे ज्यादा दुनिया में धातु शोधन कठिन अगर किसी चीज का है तो जस्ते से अधिक कठिन धातु शोधन किसी चीज का नहीं। हिंदुस्तान में जस्ते का कम से कम 1000 साल पहले से धातु शोधन होता रहा, जो कि पाश्चात्य देशों में भी 200-250 साल पहले जस्ते का धातु। ये विज्ञान है, धातु कर्म विज्ञान, मेटलर्जी जिसको कहते हैं, मेटलर्जी। इस मेटलर्जी की जानकारी हमको आज से हजारों साल पहले ये विज्ञान है, ये हमारे अध्ययन और हमारे चिंतन। ज्ञान दो तरह से आता है, एक तो अध्ययन से और दूसरा चिंतन से। जो चिंतन से ज्ञान आता है वह ज्ञान नवीन होता है, अध्ययन का ज्ञान जो है उच्छिष्ट होता है, कहीं से वो किसी को प्राप्त हुआ ज्ञान वही हम तक पहुंचता है। लेकिन आप चिंतन से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो आपका मौलिक। शिलालेख और गुफाओं में जो तमाम तरह की हाथी गुफा वगैरह है, जिसमें भी चित्रकारी वगैरह है, अजंता की गुफाएं है, आज भी इसका रंग नहीं फेड हुआ है। तो शुद्ध परंपरा कहने सुनने से शुद्ध परंपरा में वो वेद बहुत दिनों तक शुद्ध परंपरा में बने मिले। आज से 1500 साल, ईसा से 1500 साल पहले लिखे गए, उससे पहले करीब 2000 साल तक वो शुद्ध परंपरा में। और ऋषियों के जो शिष्य होते थे वो कंठस्थ करते थे। अभी भी पुराण के को कंठस्थ करने वाले बहुत से लोग हैं, वेदों के कंठस्थ करने वाले बहुत से लोग हैं। आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम सुना है? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की सबसे बड़ी योग्यता जानते क्या है? वो पूरे कुरान की तिलावत जबानी कर सकते, पूरा कुरान उन्हें जबानी याद है। आर्मी में रह के आदमी इतना बड़ा कुरान भक्त देखा नहीं, आगे बढ़ गया। अच्छा हाँ, एक महाकाव्य जो है, जैसे महाभारत और जो है रामायण, ये दो महाकाव्य माने जाते हैं जो इसके ज्ञान परंपरा के और संस्कृत की परंपरा के वाहक हैं। गणित में भारतीय विज्ञानों के योगदान में संख्या प्रणाली के बाद पहले ही कर चुका हूँ। दार्शनिक प्रणाली से मेरा मतलब है दशमलव से। दशमलव भास्कर द्वितीय ने इसको सबसे बाद में 11वीं-12वीं सदी में स्थापित किया। और भास्कर द्वितीय की जब मैं बात करता हूँ, दो भास्कर हुए, एक भास्कर प्रथम, एक भास्कर द्वितीय। भास्कर द्वितीय उज्जैन की जो वेधशाला थी खगोल शास्त्र की, उसके अध्यक्ष थे। एक अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं ना, हम हैं, कैलकुलस जानते हो ना, आविष्कर्ता कौन? तो सबसे पहले न्यूटन का नाम कहा लिया जाता है। न्यूटन के साथ ही जर्मनी के एक न्यूटन के साथ ही जर्मनी के एक विद्वान थे, कौन थे? लिबनिज जो
लेकिन रॉयल सोसाइटी जो होती है इंग्लैंड की, वही इसको मान्यता दे। एक तरह से पेटेंट होता है, और उसी में पेटेंट हमारे जगदीश चंद्र बसु के जो है इसको बेकार के तार को नहीं पेटेंट किया था और मार्कोनी वाले को कर दिया, इसलिए मार्कोनी उसके आविष्कारक माने जाते हैं, जगदीश चंद्र बसु को नहीं माने जाते। तो लीबनिज वाले को मान्यता नहीं मिली और न्यूटन को मान्यता मिल गई, और न्यूटन की जो है आविष्कारक माने जाते हैं। लेकिन न्यूटन जी से 500 साल पहले, न्यूटन 16वीं शताब्दी का आदमी, जो सिर्फ जिनके सर पे गिरा था, और गुरुत्वाकर्षण हमारे यहाँ वेदों में भी, तो न्यूटन ने बहुत सी ऐसी चीजों का, क्योंकि वो अध्यक्ष भी थे रॉयल सोसाइटी के, रॉयल साइंटिफिक सोसाइटी के अध्यक्ष भी थे, तो बहुत सी चीजें तो दूसरी जगह से आती थी। हाँ, जैसे विजय कुमार चौधरी जी मान लीजिए प्रिंसिपल हैं, हरकेश ने कुछ में बनाया, तो विजय कुमार चौधरी जी ने कहा कि आपका थोड़े तो मेरा है, अपना नाम लिख दिया। कुछ उसी तरह से अपना करते रहे न्यूटन जी। तो ये दशमलव की प्रणाली और कैलकुलस को न्यूटन से 500 साल पहले, 5 शताब्दी पहले जो है भास्कर द्वितीय, जिन्होंने भास्कर द्वितीय पहले आदमी थे, क्योंकि खगोल शास्त्र पर खगोल शास्त्र गणित दोनों साथ चल रहे हैं। भास्कर द्वितीय ऐसे व्यक्ति थे जिसने सबसे पहले ये पता किया कि ग्रहण क्यों लगते, राहु सूर्य को, केतु चंद्रमा को नहीं ग्रसता, बल्कि छाया पड़ती, इसीलिए राहु और केतु अब क्या कहे जाते हैं, छाया ग्रह कहे जाते हैं। ज्योतिष में भी एक छाया ग्रह कहे जाते हैं। तो छाया पड़ती है पृथ्वी की, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या कौन सा को होता है, चंद्रग्रहण पर पृथ्वी बीच में आएगी तब लगेगा। हाँ, सूर्य ग्रहण तो जब उसका प्रकाश नहीं पहुंचेगा तब, तो उन्होंने ये वो होता है। अच्छा देखिए, अब ग्रहों की चाल से संबंधित और ग्रहों के बारे में हमारी जानकारी हजारों साल पुरानी है। आप लोग माला जानते हो ना, सुमिरती राम कितने मन के होते, 108 मन के होते हैं। क्यों 108 मन के होते हैं? 111 तो नहीं, 111 तो सो संख्या है, 121 तो नहीं, 108 क्यों होते हैं? किसी को पता है? नहीं, मैं बता। पृथ्वी की दूरी जो है सूर्य से कितनी है? पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाता है तो इलिप्टिकल लगा, वलयाकार स्थिति। तो दो चीजें होंगी, एक तो जब दूरी सबसे अधिक हो उसको अपहेलियन कहते हैं, और जब नजदीक हो तो उसको क्या कहते हैं, पेरिहेलियन। जब सबसे दूर हो तो दूरी कितनी है? 15 करोड़ 30 लाख किलोमीटर, और जब सबसे नजदीक हो तो 14 करोड़ 72 लाख किलोमीटर। एवरेज कितना आता है? 14 लाख, गणित वाले 14,96,000 किलोमीटर, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। अब 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, इससे 13,90,000 जो सूर्य का व्यास है उसे भाग दीजिए, बताइए। समय बताया जा रहा है जल्दी। 107.6, हाँ, 107.6 कितना हुआ? 108।
से पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है? 3,84,000। और चंद्रमा की का व्यास कितना है? 3475। तो ये करीब 110 के आसपास आता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जानते हैं? जानते होंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जानते हैं? पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। 14,96,00,000 किलोमीटर वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दूसरा होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है, वो साल भर में जितना चले वो प्रकाश। तो छोटी दूरियों को डालते हैं एस्ट्रोनॉमिकल एयू बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और लाइट ईयर से नापते हैं बड़ी दूरियों को। तो हमारे यहाँ अगर यह नहीं पता था, अच्छा ये एस्ट्रोनॉमिकल जरा सा इधर उधर अगर हुई तो सारी चीजें पृथ्वी पर याद करो, गर्मी बहुत हो जाएगी, कोई नहीं रह पाएगा, कितने बजे क्या नाम करिए क्या तो गर्मी क्यों पड़ती है? जब सूर्य नजदीक आता है दिन गर्मी पड़ती है। जब मकर रेखा का नजदीक रहता है तो वहां गर्मी जब पड़ेगी, और कर्क रेखा नजदीक यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ेगी। इतनी गर्मी पड़ने लगेगी, काफी गर्मी लगेगा। इसीलिए उसे 108 की माला बनाते हैं और 108 से बाद उसकी स्मृति। ये तो गणित हुआ। गणित में हमारे यहाँ आर्यभट्ट सबसे पहले जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आर्यभट्ट का आता है, जो 20 शताब्दी 5वीं शताब्दी के मध्य में है। आर्यभट्ट आपको मालूम है 19 अप्रैल 1975 तो भारत ने एक उपग्रह छोड़ा। आगे बढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए, मैं बोलता जाऊंगा थोड़ा सा, मतलब आप लोगों को देख लीजिए। तो 19 अप्रैल 1975 को भारत ने एक उपग्रह छोड़ा। उस उपग्रह का पहला उपग्रह था, उस उपग्रह का नाम आर्यभट्ट। और जो दूसरा उपग्रह छोड़ा उसका नाम क्या था? भास्कर। ये दोनों बड़े गणितज्ञ हैं। भास्कर को हुए, भास्कर प्रथम गणितज्ञ। आर्यभट्ट की बहुत बड़ी ये जो गणित की रचना है, गणित के बारे में, उसको आर्यभट्टीय कहते हैं। आर्यभट्टीय उन्होंने लिखा है, जिसके 5 भाग हैं और उसमें हर तरह के लोग। और आर्यभट्ट ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पाई का मान लिया। वृत्त का, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है? क्या फार्मूला? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई क्या है? पाई क्या है? कितना होता है? 3.1416। ये सबसे 4 अंकों तक सबसे पहले किसने किया था? आर्यभट्ट ने। बाद में इसको स्थापित भास्कर द्वितीय ने स्थापित किया 22/7, जो ज्यादा जो है 68,220 बटे 2000, 20,000। सबसे शुद्ध वो है 68,220 बटे 20,000। तो इस तरह से पाइथागोरस का प्रमेय शून्य सूत्र में बोधायन का नाम आपको सुना होगा, तो बहुत बड़े गणितज्ञ थे। शून्य सूत्र उनकी रचना है। शून्य सूत्र में पाइथागोरस का प्रमेय जानते हैं? क्या है पाइथागोरस का प्रमेय? ज्यामिति के ये किस तरह के टेक्निक के बारे में है? इसमें संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग प्लस दूसरे नंबर। तो ये जो है ये मैंने बोधायन में हो गया।
अब बोधायन 535 ईस्वी पूर्व करीब जो है आर्किमिडीज आया था मिस्र। अब बोधायन की जो शुद्ध सूत्र है वो ईसा से 900 वर्ष पहले की। तो बोधायन का ये शुद्ध सूत्र चलते चलते मिस्र से बड़े अच्छे संबंध थे हम लोगों को। सोलोमन 10,000 साल पहले सोलोमन राजा हुए थे। सोलोमन के जमाने में ही भारत और मिस्र और फलस्तीन के राजा थे, जहाँ आजकल हो रही थी लड़ाई। तो इजराइल जहाँ है, गाजा जहाँ है, तो वहाँ से और भारत का वो होता था, व्यापार होता था। अभी भी भारत के सिक्के वहाँ मिलते 10,000 साल सोलोमन। तो सूत्र मिस्र गया होगा, मिस्र से राजनीतिस लेके गया ग्रीस और उसने घोषणा कर दी नए उसको। और क्योंकि हम जीआई टैग नहीं देते, हम पेटेंट नहीं देते, इसलिए पेटेंट किसको मिल गया? आर्किमिडीज। इस सब के साथ देखिए तमाम चीजें दो एक और, अभी समय मेरे पास बहुत कम है, मैं जल्दी आप करते चलिए। उस पर मैंने होती है। तो देखिए भारतीय परंपरा में विवाह के समय, विवाह के बाद पत्नी को एक तारा दिखाया जाता है। कौन सा तारा? ध्रुव तारा नहीं दिखाया जाता। ध्रुव तारा क्या है? ध्रुव तारा उसके आसपास है, लेकिन ध्रुव तारा वो नहीं है। परंपरा ने उसको ध्रुव तारा मान लिया। सप्तर्षि जानते हैं? सप्तर्षि का जो छठवां तारा है उसका नाम है वशिष्ठ। सप्तर्षि का छठवां तारा वशिष्ठ है। वशिष्ठ ऋषि है और उनके बगल में एक युग्म तारा है, वो है अरुंधति, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति दिखाया जाता। अब उसके सीध में क्योंकि ध्रुव तारा है इसलिए कहा जाता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा नहीं, वशिष्ठ और अरुंधति को दिखाया जाता है। वशिष्ठ और अरुंधति को क्यों दिखाया जाता है? इसलिए दिखाया जाता है कि पूरे युग तारों, पूरे ब्रह्मांड में एक मात्र यही युग तारा है जो इस तरह से एक दूसरे के तरफ मुख करके रिवॉल्व करते हैं कि हमेशा उनका एक ही क्षेत्र एक दूसरे के सामने, यानी पति पत्नी को ऐसे रहना चाहिए कि हमेशा उनको कोई चीजें मिलती है। इसलिए वशिष्ठ और अरुंधति को दिखाया जाता है। ध्रुव तारा को हम लोगों ने जोड़ लिया क्योंकि हम वशिष्ठ और अरुंधति को भूल गए। अब देखिए हमारे पास 2-3 मिनट है, तो इसके साथ हम खाली ये बताना चाह रहे हैं कि इन सब चीजों में हमारी ज्ञान परंपरा बहुत बड़ी है, बहुत लंबा इस पर हो सकता है, लेकिन इन सब चीजों को हम नकारते हैं क्योंकि हमें दिखाया ये गया कि हम ऐसे देश, भारत ऐसा देश है जिसमें हाथी कहीं नहीं चलता है, जिसमें कुत्ते कहीं नहीं ले जाते हैं, जिसमें सपेरे हर आदमी सपेरा होता है, जिसमें हर आदमी बाजीगर होता है। रस्सी वाला सुना है ना? पश्चिम में एक वो है कि रस्सी जो है बीन बजाते हैं, रस्सी ऊपर चढ़ जाती है और बंदा जो है चढ़ जाता है, उसके बाद यहाँ तलवार से काट के उसके आदमी गिरते फिर उधर आता है। ऐसा कोई खेल कभी देखा नहीं गया। अमर्त्य सेन ने भी अपनी किताब में आर्गुमेंटेटिव ऑफ इंडियन में लिखा है। अमर्त्य सेन जिनको नोबेल पुरस्कार मिला नहीं है। तो इस तरह की हर चीजों का तो हम लोगों के खिलाफ एक तरह से वो है मुहिम चली है। मुहिम ये चली है कि हम अपनी ज्ञान परंपरा को, और ये मुहिम खाली बाहर से नहीं चली, हमारे अंदर भी हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी वामपंथी जो बुद्धिजीवी इस मुहिम में लगे हैं कि हम इन लोगों को भान न होने दें कि हम कभी हमारे पास ज्ञान था भी। अतः ये तो इस तरह से अभिमान की बात करना कि इसे
इस तरह की जो है बातें हमको इस तरह में दिला दी गई है कि हम स्वीकार ही नहीं करते कि हमारे लोग हमारे क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में आगे भी रहे होंगे, ज्ञान के क्षेत्र में आगे। इस जो ये मुहिम है इसका प्रतिरोध आवश्यक। मैं केवल इसलिए यहाँ आया कि कम से कम आपको बताऊं कि आप जो है हीन भावना से ग्रस्त मत होइए। हम ऐसे लोग हैं जिनके पूर्वज को ज्ञान नहीं, किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को मिटा करके उस देश के इतिहास को मिलाया जाता है, उस देश की प्रगति को अवरोधित किया। भारत की जो स्थिति है, जो हमारे प्राकृतिक निधि है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है और हमारी जो जनसंख्या है और जवान जनसंख्या, वो इस लायक है कि हम जल्द से जल्द महाशक्ति बन सकें। आज अमेरिका की हिम्मत नहीं थी वो 50% हम पर टैरिफ लगा, लेकिन हिम्मत केवल इसलिए होती है क्योंकि हमारे 27 लाख लोग जो है अमेरिका में रहते हैं, वहां से जीविका बढ़ाते हैं, उनको हम यहाँ नहीं बुला सकते। तो एक तरह से हमारी पूर्ण गति। तो आप लोगों से मैं यही अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप मान लीजिए कि हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे थे और उस ज्ञान की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए हमें इतना भी प्रयास करना चाहिए। यहाँ मुझे बुलाने के लिए प्रदीप राव जी का, सुबोध जी का, विजय जी का और इच्छाक जी का, हरकेश जी का, सबका मैं और आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने ध्यान से मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने विभिन्न विषयों के पर गहन प्रकाश डालते हुए हमारी समृद्ध ज्ञान परंपरा से हमें परिचित करवाया। निश्चित ही हम सभी का इससे ज्ञानवर्धन हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं वंदे मातरम हेतु महाविद्यालय की छात्राओं को आमंत्रित करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम्हें
अमिता अतुला सुजला